बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे अगला चैप्टर जो कि विदेश नीति से संबंधित है। तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं बगैर देरी किए हुए जहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति तथा घरेलू विकास और नीतियों का आपसी संबंध। ठीक, चलिए इसमें हम लोग आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा जानकारी रख लेते हैं। जिस प्रकार एक मानव के जीवन में अर्थात मनुष्य को जीवन जीने के लिए वायु, जल और भोजन की आवश्यकता अनिवार्य रूप से होती है, उसी प्रकार अगर देखा जाए तो एक मनुष्य के जीवन जीने के लिए भोजन, जल और वायु या ऑक्सीजन गैस इसकी जरूरत पड़ती है। और एक मनुष्य को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीवन में भोजन, वस्त्र और मकान ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। जीवन जीने की मूलभूत आवश्यकता हैं वायु, जल और भोजन। और राष्ट्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, दुनिया में रहने के लिए मूलभूत आवश्यकता है भोजन, वस्त्र और मकान। उसी प्रकार राष्ट्र के जीवन में रक्षा नीति, विदेश नीति, आर्थिक नीति और बुनियादी तौर पर आवश्यकता होती है। ठीक है, रक्षा नीति, विदेश नीति और आर्थिक नीति एक राष्ट्र को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, राष्ट्र के कार्य को सुचारू रूप से चलने के लिए जैसे तीन चीज़ें जरूरी है। रक्षा नीति अर्थात सुरक्षा की नीति, विदेश नीति पड़ोसियों से संबंध। आज के अंतर निर्भरता के युग में एक राष्ट्र अकेला अपना विकास कर सके ये संभव नहीं है। बगैर एक दूसरे से मदद लिए हुए, बगैर अन्य राष्ट्रों से किसी प्रकार का संबंध लिए हुए एक राष्ट्र अपना विकास नहीं कर सकता। अगर करेगा भी तो विकास एक तरफा होगा। अगर चतुर्मुखी विकास करना है तो चारों तरफ अपने पड़ोसियों से मदद। तो ये जो बच्चों विदेश नीति पर निर्भर करती है कि हमें पड़ोसियों से किस प्रकार की सुविधाएं हासिल हो सकती हैं। और आर्थिक नीति कितने प्रकार की हमें आर्थिक मदद मिल सकती है, अपना आर्थिक विकास हम कर सकते हैं विदेश संबंध के द्वारा। और विदेश संबंधों से हमें सुरक्षा संबंधी सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं, जिस प्रकार हथियार वगैरह प्राप्त हो जाते हैं। और विदेश नीतियों से हमें आर्थिक संबंध, व्यापारिक संबंध, अन्य राष्ट्रों से अपने संबंधों को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। ठीक है, और राष्ट्र की विदेश नीति ही ऐसी नीति होती है जो हमें चौतरफा विकास की ओर प्रेरित करती है। रक्षा नीति में पड़ोसी राज्यों से संबंध हमारी सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। और आवश्यकता पड़े तो एक दूसरे के आक्रमण की स्थिति में, पड़ोसियों से आक्रमण की स्थिति में या विदेशी आक्रमण की स्थिति में हमारी विदेश नीति के द्वारा हमें हथियारों की भी प्राप्ति हो सकती है, हमें अपने पड़ोसी मुल्कों द्वारा, पड़ोसी मित्रों द्वारा। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया था भारत पे तो पाकिस्तान का हाथ अमेरिका, भारत का हाथ सोवियत संघ, ये हमारी विदेश नीति के द्वारा ही संभव हुआ। चाइना ने अचानक आक्रमण किया तो भारत की सहयोग के लिए ब्रिटेन और अमेरिका जो है हथियार भेजना शुरू कर दिए। तो ये चीज़ें जो है हमारी विदेश नीति के ही ऊपर निर्भर करती है। विदेश नीति के द्वारा ही हमारी आर्थिक विकास भी हो सकता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे हमने अभी आपको बताया आप लोगों को कि अंतर निर्भरता के इस युग में कोई भी राष्ट्र अकेला रहकर अपना विकास, सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं बच्चों, एक तरफा नहीं, सर्वांगीण विकास, चतुर्मुखी विकास जिसको हम लोग कहते हैं, चातुर्दिक विकास नहीं कर सकता। अतः उसे अन्य राष्ट्रों की आवश्यकता महसूस होती है। और भूमंडलीकरण के इस युग में जहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचना संभव हो गया है, या यूँ माना जा सकता है कि भूमंडलीकरण के इस युग में संपूर्ण विश्व जो है ये सिमट कर छोटा हो गया है। हम एक स्थान पर बैठे बैठे, आज के विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में एक स्थान पर बैठे बैठे संपूर्ण विश्व की खबर हम रख सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। ठीक है, तो भूमंडलीकरण के युग में संपूर्ण विश्व जो है सिमट कर छोटा हो चुका है। और एक स्थान से दूसरे स्थान तक विश्व के किसी कोने में हम अपनी पहुंच को बना सकते हैं, कोई भी न्यूज़ हम हासिल कर सकते हैं। घर बैठे एक विश्व के एक किनारे से दूसरे किनारे में, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच में मात्र कुछ ही मिनटों में हम बात कर सकते हैं।
या सूचनाएं हासिल कर सकते हैं, या फोन आदि के माध्यम से अपने विदेश नीति संबंधी वार्ताओं को भी अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन के इस युग में हर प्रकार की व्यवस्थाएं संभव हैं। इससे जो है अनावश्यक समय की बचत होती है। तो आज का युग जो है वो टेक्नोलॉजी का युग है। इसमें मानव हर प्रकार के विकास की ओर ध्यान दे सकता है और विश्व में हर स्थानों पर मानव की पहुंच संभव हो चुकी है। इतना ही नहीं, आज के समय में मानव चंद्रमा पर भी पहुंच चुका है। चलिए, भूमंडलीकरण के इस युग में संपूर्ण विश्व सिमट कर छोटा हो गया है। यदि समय के साथ कोई भी राष्ट्र अपना विकास नहीं करता तो वह अपने सर्वांगीण विकास में पीछे रह जाएगा। विदेश नीति का उद्देश्य होता है कि अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ाना तथा उनकी रक्षा करना। एक राष्ट्र द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य राष्ट्रों से जिस प्रकार का व्यवहार अपनाता है वही उसकी विदेश नीति है। और राष्ट्रहित विदेश नीति का मुख्य तत्व है। बच्चों, राष्ट्रहित हितों की रक्षा के लिए, हितों को बढ़ाने के लिए ही एक राष्ट्र पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध बनाता है। हितों को बढ़ाने के लिए हितों में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो सुरक्षा हित हो, चाहे आर्थिक हित हो, चाहे राष्ट्र हित हो, आर्थिक हित, सुरक्षा हित, राजनैतिक हित। ठीक है, हितों के मामले में कुछ निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता। एक राष्ट्र को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जिस समय जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है वो सभी चीज़ें उसके राष्ट्रीय हितों की श्रेणी में आती हैं। इसलिए राष्ट्रीय हित को हम कुछ शब्दों में, कुछ वाक्यों में हम जो है परिभाषित नहीं कर सकते, किन्हीं दायरे में हम इसको नहीं रख सकते। जिस प्रकार एक व्यक्ति का हित जो है उसकी जरूरतों, आवश्यकताओं और इच्छाओं में सिमटा रहता है, उसी प्रकार एक राष्ट्र का हित भी जो है व्यापक हो चुका है। वर्तमान समय में जो देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना तो कोई अस्थायी मित्र होता है, ना कोई अस्थायी शत्रु होता है। राष्ट्रहित ही प्रधान होता है। मित्रता और शत्रुता उनके राष्ट्र हितों को ध्यान में रखकर अपनाई जाती है। मित्रता और शत्रुता की नीति जो है अपने राष्ट्र हितों को ध्यान में रखकर ही अपनाई जाती है। किसी राष्ट्र से युद्ध करने में अपना हित छुपा हुआ है तो उस समय उस राष्ट्र से शत्रुता ही अपनाई जाती है। किसी राष्ट्र से मित्रता में अपना हित छुपा हुआ है तो उस राष्ट्र से मित्रता की आवश्यकता, मित्रता की ही नीति अपनाई जाती है। ठीक, जॉर्ज मोडेलस्की के अनुसार विदेश नीति उन क्रियाकलापों का समुच्चय संग्रह है जो किसी समुदाय को अन्य राज्यों का व्यवहार बदलने के लिए अपने क्रियाकलाप को अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के साथ समायोजित करने के लिए विकसित किया हो। रोडी व क्रिस्टल के अनुसार विदेश नीति के अंतर्गत ऐसे सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण और कार्यान्वयन सम्मिलित है जो किसी राज्य के व्यवहार को उस समय प्रभावित करते हैं जब वह अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा एवं संवर्धन के लिए दूसरे राज्यों से बातचीत चलाता है। बच्चों, ये सत्य है। विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो अपने हितों की रक्षा करना या अपने हितों को बढ़ाना। मुख्य उद्देश्य विदेश नीति का सिर्फ इतना ही होता है। अभी हितों की बात लिया जाए तो हितों में तो बहुत सारे हित आ जाते हैं। किस समय किस हित की जरूरत है एक राष्ट्र को, किस समय किस हित की जरूरत है, ऐसे हितों के लिए, ऐसे हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र अपने विदेश संबंधों को आगे बढ़ाता है या उसे कहते हैं अपनी विदेश नीतियों को आगे बढ़ाता है। अमेरिकी राजदूत हज गिब्सन के अनुसार विदेश नीति एक ऐसा नियोजन है जिसके अनुसार एक देश विश्व के अन्य देशों के साथ अपने संबंधों का संचालन करता है तथा इस नीति का उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों का विकास और संरक्षण करना होता है। बच्चों, घूम फिरा कर हर चीज़ें वही है कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। घुमा फिरा कर प्रत्येक विद्वानों ने अंत में वही बात कही है, एक राष्ट्र का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना या एक राष्ट्र की विदेश नीति का उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होता है।
विदेश नीति राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है और विदेश नीति का निर्धारण निम्न लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है। चलिए हम देखते हैं आगे हमारे लक्ष्य क्या क्या होते हैं। हालांकि लक्ष्यों को हम कुछ सीमाओं में नहीं बांध सकते, लेकिन हम यहाँ कुछ वाक्यों में जो खास करके प्रमुख हैं उनमें हमने बांधने का प्रयास किया है। चलिए, पहला नंबर है राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा। सही बात है, पड़ोसी राष्ट्र हमारे कैसे होंगे, उनसे उम्मीद तो ये करेंगे कि पड़ोसी हमारे जो भी हों। वैसे कौटिल्य ने कहा भी है कि पड़ोसी राज्य का मित्र नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वर्तमान समय में वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम अपने व्यवहारों के द्वारा पड़ोसियों से मित्रता की नीति भी अपना सकते हैं, शत्रुता की नीति भी अपना सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा हित उससे किस प्रकार जुड़ा हुआ है। मित्रता में हित है, अब मित्रता में एक तरफा भी नहीं होना चाहिए। भाई हम मित्रता रखें पड़ोसियों से, पड़ोसी का हित हमसे शत्रुता करने में है, तो मित्रता अस्थायी नहीं होगी। ठीक है, तो इससे है राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा। एक राष्ट्र को जो पहला खतरा होता है वो सीमाओं की सुरक्षा, अर्थात बाहर से विदेशी आक्रमण हो सकता है और इतिहास में ऐसा होता भी रहा है। अगला है विश्व शांति व सुरक्षा की स्थापना। वर्तमान समय में राष्ट्र को देखा जाए, वर्तमान समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब विश्व में महाशक्तियों के पास परमाणु बम जैसे खतरनाक हथियार होना शुरू हो गए, तो आज की स्थिति जो हो गया युद्ध की नहीं, युद्ध को रोकने की स्थिति हो गई है। तो क्योंकि विश्व शांति के लिए जरूरी ये भी है कि अगर छोटा सा युद्ध कहीं पे होता है, जिस प्रकार एक चिंगारी जो है संपूर्ण जंगल में आग लगा सकती है, उसी प्रकार युद्ध की एक छोटी सी घटना कभी भी विश्व युद्ध को आमंत्रित कर सकती है। इसलिए वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों सहित संपूर्ण राष्ट्रों का उद्देश्य हो गया है विश्व शांति व सुरक्षा की स्थापना करना। अगला है बहुमुखी आंतरिक विकास। विदेश नीति का भी यह दायित्व होता है कि अपने आंतरिक विकास का मतलब होता है वही है आंतरिक हितों की रक्षा करना या राष्ट्र के हितों की रक्षा करना, क्योंकि विकास पर ही आज के हित जो है निर्भर करते हैं। और कोई भी राष्ट्र अपना जो है विकास को कभी दांव पर नहीं लगाता और विकास को बढ़ाने का ही प्रयास करता है, अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। इसमें भी विदेश नीति काफ़ी हद तक सहायक होती है। अगला है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में चाहे वैज्ञानिक संबंध हो, चाहे आर्थिक संबंध हो, चाहे व्यापारिक संबंध हो, हर प्रकार से प्रयास किया जाता है कि पड़ोसियों से हमें किस प्रकार या अपनी विदेश नीति के द्वारा हमें कितने प्रकार का आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो आर्थिक विकास भी विदेश नीति का एक उद्देश्य होता है। अगला है सैन्य दृष्टि से शक्तिशाली बनना। बच्चों, ये वर्तमान स्थिति वही है, भले युद्ध की संभावना ना हो, शांति को प्रोत्साहन दिया जा रहा हो, लेकिन फिर भी पड़ोसियों से खतरा सबको मौजूद होता है। इसलिए प्रयास तो ये किया जाता है कि अपने हर प्रकार से, हालांकि अर्थव्यवस्था जो आर्थिक स्थिति होती है, रक्षा की चौथी भुजा मानी जाती है अर्थव्यवस्था या आर्थिक नीति। अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत होगी, हमारे हर प्रकार के से हमारा देश उतना ही ज़्यादा ताकतवर होगा, चाहे सैन्य शक्ति से हो जाए, चाहे राजनीतिक, चाहे आर्थिक। वही स्थिति होगी जिस प्रकार अमीरों की सभी लोग सुनते हैं, गरीबों की कोई नहीं सुनता। जब हम हर तरह से राष्ट्र जो है मजबूत रहेगा, आर्थिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से, तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी उसकी ख्याति होगी, अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसकी अपनी एक अलग पहचान होगी और सभी राष्ट्र उसको ढंग से सुनेंगे। एक प्रकार से जिस प्रकार आज संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व में कोई भी होने वाली घटना होने के बाद सबकी निगाहें संयुक्त राष्ट्र संघ पर टिक जाती हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ से होते हुए सबकी राष्ट्रीय अमेरिकी नीतियों पर टिकती हैं, अमेरिकी नीतियों पर टिकती हैं, क्योंकि अमेरिका एक ऐसी शक्ति इसमें बचा हुआ है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की नीतियों को भी प्रभावित करता है और स्वयं भी शक्तिशाली है, विश्व की एक महाशक्ति है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र प्रयास ये करता है कि अपनी विदेश नीति में अपनी शक्ति के उद्देश्यों को भी शामिल करे और शक्तिशाली बनने का प्रयास करे। अगला है राष्ट्रीय स्वाधीनता की सुरक्षा। स्वाधीनता, आज़ादी,
कम से कम आज़ादी तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये तो एक छोटी सी बात है मान लीजिए वर्तमान समय में, क्योंकि अब वो स्वाधीनता की बात तो अब रही नहीं, लगभग विश्व के सभी राष्ट्र आज़ाद हो चुके हैं। ये बात उस समय की थी द्वितीय विश्व युद्ध के लगभग पहले की बात, हालांकि बहुत से राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुए हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति इस प्रकार है। और इतना ही नहीं, स्वाधीनता का अर्थ ये भी होगा कि कम से कम अन्य राष्ट्रों, जिसे हम लोग संप्रभुता कह सकते हैं, तो किसी अन्य राष्ट्र के दबाव में अगर कोई राष्ट्र काम करता है तो उसे हम स्वाधीन नहीं कह सकते। इसलिए ऐसी भी, जिसे हम लोग संप्रभुता का नाम देते हैं, ठीक है, एकता, अखंडता, संप्रभुता, राष्ट्र की सुरक्षा के मार्मिक हित होते हैं। तो बहुत से राष्ट्र ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी हो सकता है हों अभी भी, कि जो किसी न किसी रूप में महाशक्तियों की कठपुतली के रूप में कार्य कर रही हों। तो विदेश नीति का भी उद्देश्य होता है कि अपने संप्रभुता की रक्षा करना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला गया रक्षा नीति। रक्षा नीति का जहाँ तक प्रश्न है, हम भली भांति जानते हैं सुरक्षा राष्ट्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व होता है। रक्षा सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। रक्षा के बगैर किसी प्रकार की सुरक्षा की कल्पना भी नहीं किया जा सकता। रक्षा के बगैर सुरक्षा की कल्पना, वैसे भी देखा जाए तो जैसे कहते हैं तब रक्षा एवं विकास, ध्यान दीजिएगा, रक्षा एवं विकास। ऐसे रॉबर्ट मैकानमारा ने कहा है कि सुरक्षा ही विकास है, विकास ही सुरक्षा है। ठीक है, एक सुरक्षा के बगैर विकास संभव नहीं है। बच्चों, ऐसी स्थिति अगर देखा जाए तो हम लोग पहले ये समझ लें कि सुरक्षा जरूरी है या नहीं, मतलब रक्षा जरूरी है या विकास। देखिए, पर्याप्त सुरक्षा या पर्याप्त रक्षा के अभाव में हम कितना भी विकास करेंगे, अंत में हमें मिलेगा क्या? रक्षा नहीं कर पाएंगे तो हमारे विकास किए हुए सभी, हमारे धन दौलत पर, हमारे क्षेत्रों पर, हमारे राज्यों पर विदेशी भी, आक्रमणकारी विदेशी हो, अधिकार कर सकते हैं। ऐसा हुआ है पहले भी, जब विदेशी आक्रमणकारी आए, पर्याप्त रक्षा के अभाव में महमूद गजनवी जैसे, नादिर शाह जैसे, अहमद शाह अब्दाली जैसे, पर्याप्त रक्षा के अभाव में भले ही हम लोग बहुत विकास किए थे, अपार धन संपदा, भारत एक सोने की चिड़िया थी, लेकिन सोने की चिड़िया गई कहाँ? बहुत से उग्रवाद, बहुत से लुटेरों ने आकर सोने की चिड़िया अर्थात सोना, चांदी, धन दौलत, बहुत कुछ लूट कर उठा ले गए। परिणाम क्या निकला? पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में अंत में बर्बादी ही हाथ आई। महमूद गजनवी जैसे आक्रांता ने 17 बार आक्रमण करके भारत से अपार धन दौलत लूट कर ले गया। क्या हुआ? सुरक्षा के अभाव में। अर्थात सुरक्षा और विकास या रक्षा और विकास एक दूसरे के, एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम रक्षा की व्यवस्था करें फिर विकास करें, तभी हमारे लिए वो एक जो है, क्या बोलते हैं, हमारे लिए वो शक्ति का प्रतीक होगा। ठीक है, पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में अगर हम विकास भी करते हैं अधिक से अधिक, तो किसी मतलब का नहीं होगा। कोई भी आक्रमणकारी आकर हमारे उन विकसित क्षेत्रों पर अधिकार कर लेंगे। जैसे पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में चीन ने भारत पर आक्रमण किया, भारत के बहुत से भागों को हड़प लिया। ठीक है बच्चों, अभी हम देखते हैं हमारे नौजवानों में, नौजवान ये चाहते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए। सुरक्षा और नौकरी में अगर उनको चुनाव करना हो तो हमें लगता है कि 80% हमारे नौजवान नौकरी का चुनाव करेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि पहले सुरक्षा जरूरी है फिर चुनाव। क्योंकि बहुत ही अराजकता की स्थिति अगर होगी, अगर राष्ट्र में अराजकता की स्थिति होगी, हाँ हम ये कह रहे थे आज की स्थिति जैसे हमारे देश की है, अगर नौजवानों को वही स्थिति है जो पहले नेहरू जी की थी। नेहरू जी भी पर्याप्त सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा। उनका भी विचार था कि हम अपने पड़ोसियों से मैत्रीपूर्ण संबंध बना के रखेंगे तो हमारा कोई शत्रु नहीं होगा। लेकिन उन्हें क्या मालूम था, अगर घर में धन दौलत है तो शत्रु तो पड़ोसी हो ही जाते हैं। अगर विकास है, विकसित स्वरूप है, अपना राष्ट्र का विकास हो चाहे घर का विकास हो, अगर हमारे पास अपार धन दौलत है तो अन्यथा जो है हमारे लिए खतरा स्वयं भी पैदा हो जाता है।
हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि हमारे नौजवान नौकरी की वरीयता पहले देंगे, सुरक्षा को बाद में। लेकिन देखा जाए तो जहाँ पर स्थिति अराजकता की है, पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में हम कितना भी पैसा कमा लें, उनमें हमें एक हिस्सा जो है डाकुओं को, लुटेरों को, या यूँ माना जा सकता है कि अधिक पैसा कमाने के बाद भी हमारे लिए पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में खतरा मंडराता रहता है। इसलिए रॉबर्ट मैकनमारा का जो कथन है कि सुरक्षा और विकास एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बगैर दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती या उनमें अस्थायित्व तो नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे अभी उदाहरण, पूरा इतिहास जो है इस प्रकार बना हुआ है कि विदेशी आक्रांता आए हमारे और लूट कर सारे धन दौलत को उठा ले गए। इतिहास हम लोग पढ़ते क्यों हैं? इसलिए कि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उसे हम ना दोहराएं। अगर पर्याप्त सुरक्षा की स्थिति नहीं होगी तो हम घर में नौकरी पाकर बिजनेस करके कितना भी कमा लेंगे, लेकिन उनमें एक हिस्सा जो है फिरौती देने के लिए रखना पड़ेगा, दूसरा हिस्सा गुंडा टैक्स के लिए रखना पड़ेगा, और भी बहुत से ऐसे हिस्से हैं जो कि हमको देना पड़ेगा, जो कि खास करके देखा जाए तो एक अवैध है। उसको चाहे सुरक्षा टैक्स के रूप में गुंडा हमसे ले लें, चाहे फिरौती के लिए हमारे बच्चों का अपहरण करके ले लें, लेकिन सुरक्षा की व्यवस्था अगर नहीं है तो ये जो है अराजकता हर स्थानों पर दिखेगी, जो कि आज के हमारे नवयुवक नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसलिए ये कहा जाता है कि रक्षा नीति ये जरूरी है, पहले सुरक्षा फिर विकास। इसलिए कि पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में हमारा विकास अस्थायी तो नहीं होगा। हम जितना भी विकास करेंगे हमें कोई भी विदेशी आक्रांता, कोई भी पड़ोसी हमसे छीन लेगा, कभी भी छीन सकता है। हम ये कल्पना ना करें कि अगर हम किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे तो हमारे पास दुश्मन नहीं होंगे। हम अगर बैठकर हम रोड पर चल रहे हैं, हमारे पास 2-4 लाख रुपए भी हों, तो भी हम देखिए बगैर वो व्यक्ति हमको लूट लेगा जिससे हमारा कोई रिश्ता भी नहीं होगा, जो हमको नहीं जानता, हम उसको नहीं जानते, बस उसको केवल इतना मालूम है कि इसके पास बहुत सारा पैसा है। इसलिए ये जरूरी है। रॉबर्ट मैकनमारा का कथन अत्यंत ही सत्य है कि पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, करना भी नहीं चाहिए। इतिहास हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि जो गलतियां पहले हो चुकी हैं उसको हम लोग ना दोहराएं। ठीक, अर्थात रक्षा के बगैर किसी भी प्रकार की सुरक्षा की कल्पना नहीं किया जा सकता। वाल्टर लिपमैन ने कहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा को व्यापक शब्दों में व्याख्या किया है कि किसी राष्ट्र की सुरक्षा उसी समय तक समझी जाती है जब तक उसे अपने मार्मिक हितों को युद्ध के निवारण के लिए बलिदान नहीं करना पड़ता। यदि उसे चुनौती दी जाती है तो वह युद्ध के द्वारा उन्हें बनाए रखने के योग्य होता है। युद्ध के द्वारा उन्हें बनाए रखने के योग्य होता है। अब ये मार्मिक हित हमारा क्या है? एकता, अखंडता और संप्रभुता। मार्मिक हित यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एकता, अखंडता और संप्रभुता, इसके बारे में हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के मैटर पर। इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा के दायित्वों का निर्वाह करने के लिए रक्षा नीति का निर्माण किया जाता है। रक्षा नीति का निर्माण करता है जिसके किसी भी समय जब कोई आक्रमणकारी हमारी सार्वभौमिकता, एकता, अखंडता और संप्रभुता के समक्ष चुनौती बनने का साहस करे तो उससे आसानी से निपटा जा सके। और विदेश नीति की इतनी व्यापक सीमाएं जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का भाव स्वयं निहित है, ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि विदेश नीति को प्रभावी बनाए रखने के लिए रक्षा नीति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और वास्तव में विदेश नीति और राजनीति का इतना घनिष्ठ संबंध है कि रक्षा क्षमता के अनुरूप ही विदेश नीति दुर्बल और सशक्त होती है। ठीक है, अगर जैसी हमारी क्षमता होगी वैसी ही हमारी विदेश नीति होगी।
और जैसी हमारी विदेश नीति होगी वैसी ही हमारी क्षमता भी हो सकती है। आर्थिक नीतियों के माध्यम से राष्ट्र की शक्ति को तथा उन महत्वपूर्ण आधारों को जिन पर युद्ध और शांति का भाग्य अवलंबित होता है सही दिशा प्रदान की जाती है। प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति में आर्थिक नीति का समावेश होता है। विदेश नीति के कई प्रमुख उद्देश्यों में राष्ट्र के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। राष्ट्र का आर्थिक विकास, अगर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है जैसे आपको बता चुके हैं, तो राष्ट्र का आंतरिक विकास भी हो सकता है, राष्ट्र सुरक्षित भी हो सकता है। रक्षा की चौथी भुजा अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। और हम जो चाहें, जैसे कहा जाता है ना, पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। लेकिन जहाँ राष्ट्र की बात ले लीजिए तो राष्ट्र के लिए भी वही कंडीशन है कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। बहुत कुछ में आप लगभग 90%, 99% को आप जोड़ दीजिए, 1-2% है जहाँ पर अर्थव्यवस्था काम नहीं करेगी। तो यूँ माना जा सकता है कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। जहाँ राष्ट्र के हर प्रकार से सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्र की अर्थव्यवस्था जरूरी है, अर्थव्यवस्था मजबूत होना आवश्यक है। पामर और पार्किंस का कहना है कि जब कभी राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक नीतियां बनाई जाती हैं तो चाहे वे एक दूसरे देशों का अहित ही क्यों न करती हों, वे राष्ट्रीय नीति के साधन हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हितों की रक्षा, जैसे विदेश नीति का अपना उद्देश्य होता है राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि एक का हित दूसरे का अनहित हो सकता है। भाई, जिसमें हमारा भला हो सकता है हमारे पड़ोसी का भला ना हो, या जिसमें उसका भला हो उसमें हो सकता है हमारा भला ना हो। अर्थात एक राष्ट्र का हित दूसरे का अनहित हो सकता है। लेकिन जहाँ तरफ विदेश नीति के बारे में हम लोग बात करते हैं, एक राष्ट्र केवल अपनी ही नीतियों को, अपनी ही हितों को ध्यान में रखता है। ठीक है, एक राष्ट्र केवल अपने हितों को ध्यान में रखकर ही अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है। इसे यथार्थपूर्ण नीति या स्वार्थपूर्ण नीति भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध काल और शांति काल में आर्थिक नीतियां अलग अलग लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होती हैं। युद्ध के समय आर्थिक नीतियां 2 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करती हैं। प्रथम तो अपने देश में युद्ध की तैयारियों को पूरे वेग से करने के लिए प्रयासरत रहती हैं, तथा दूसरा शत्रु देश का अधिक से अधिक अहित करना होता है। इसके साथ साथ आर्थिक शक्ति अर्जित करने का हर संभव प्रयास भी किया जाता है। यह युद्ध की स्थिति में है। शांतिकाल में भी वही है। शांतिकाल में एक राष्ट्र केवल अपना आर्थिक विकास करता है और युद्ध काल को झेलने के लिए अपने आप को तैयार रखता है, और युद्ध काल में आर्थिक विकास भी करता है और अन्य अपने लिए रक्षा सामानों, रक्षा उपकरणों को अपने लिए उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करता है, चाहे वो पड़ोसी राज्यों से उपलब्ध हो, चाहे हमारे अन्य मित्र राष्ट्रों से उपलब्ध हो अपनी विदेश नीति के द्वारा। और दूसरी ओर एक राष्ट्र को, हर दूसरे शत्रु राष्ट्र को हर तरह से कमजोर करने का, उसको नष्ट करने का पूरा प्रयास करता है। एक देश विदेश नीति एवं राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्धारण अपनी आर्थिक नीति के आधार पर ही करता है, और यह विश्व की घटनाओं को किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित करता है। बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक स्रोत प्रदान करती है। आर्थिक शक्ति को राष्ट्रीय स्तर पर, चलिए अगला है आर्थिक शक्ति को देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर आर्थिक शक्ति को राष्ट्रीय सैनिक शक्ति एवं कुल राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण का मूलभूत आधार स्तंभ कहा जाता है। जो जैसे हम अभी बोल चुके हैं कि अर्थव्यवस्था को रक्षा की चौथी भुजा कहा जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है तो हम सैनिकों की नियुक्ति, उनके लिए विभिन्न प्रकार के हथियारों की आवश्यकता को हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है,
हर प्रकार की व्यवस्था हम अर्थव्यवस्था से अपने सैनिकों को, अपने सैनिक शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण का मूलभूत आधार स्तंभ कहा जाता है। आज के युग में मानव शक्ति, सैनिक शक्ति का उतना महत्वपूर्ण भाग नहीं है जितना पहले कभी हुआ करता था। पहले होता था सेना संख्या में ज़्यादा है, ट्रेनिंग यानी उसकी जो है प्रशिक्षण उच्च कोटि का है, हथियार उसके अच्छे हैं, तो ये माना जा सकता है कि ये सेना अजेय है। लेकिन आज की स्थिति है विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में, आज जो है एक प्रकार से युद्ध का मशीनीकरण हो चुका है और संपूर्ण युद्ध सैनिकों से अधिक जो है मशीनों पर निर्भर हो चुका है। आज सैनिक शक्ति अधिकतर तकनीकी उद्योगों एवं सरकारी वित्त पर आधारित है। आज का युद्ध तकनीकी वही है। टेक्नोलॉजी के युग में हमारे उद्योग जो है हमें कितने प्रकार के युद्ध की मशीनें उपलब्ध करा सकते हैं। तोप, टैंक, मिसाइलें, लड़ाकू विमान, युद्धपोत, जलपोत, विमान वाहक पोत, ये सब क्या हैं? युद्ध की मशीनें हैं। परमाणु बम हो गया, परमाणु बम को ले जाने वाला वो हो गया प्रक्षेपास्त्र या मिसाइलें। तो ये किस पे निर्भर है? हमारे उद्योगों पर निर्भर है कि क्योंकि उद्योगों में ही इन चीज़ों का निर्माण होता है और उद्योग हमारे सरकारी वित्त पर या हमारे जो है राष्ट्रीय हमारी अर्थव्यवस्था पे निर्भर है, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत अधिक व्यय होता है, बहुत अधिक खर्च लगता है और थोड़ी ही देर में युद्ध में ये सब नष्ट भी होते रहते हैं, टूटते फूटते रहते हैं। इतने महंगे युद्ध उपकरण युद्ध के मैदान में टूटते फूटते रहते हैं और युद्ध में कितना व्यय हो जाए, युद्ध के व्यय लगभग देखा जाए तो ये अनंत है। कितना खर्च हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। घरेलू आर्थिक संस्थाएं एवं साधन स्रोत विदेशी मामलों में एक राज्य की नीतियां एवं कार्यक्रमों को निर्धारित करते हैं। कोई राज्य उस समय तक पर्याप्त सैनिक शक्ति का निर्माण नहीं कर सकते जब तक कि उन्हें अन्य राष्ट्रों का समर्थन न प्राप्त हो और समर्थन के बिना बड़े संघर्षों को भी नहीं चला सकते। ये सत्य बात है। आज के अंतर्निर्भरता के युग में एक राष्ट्र, जैसे अभी कहा गया कि अकेले ही विकास करने में सक्षम नहीं है, उसे किसी न किसी रूप में पड़ोसी राष्ट्रों की मदद लेनी होगी। बच्चों ये वीडियो लंबा हो रहा है, चलिए तब तक आप लोग जो है पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।